हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला और आज आपके लिए जो है क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, स्ट्रेट लाइन। और ये दोनों ही बोर्ड में है। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत आईसीएसई में हाई स्कूल में पढ़ा गया है इसको। और थोड़ी और ज्योमेट्री की चीज़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ और चीज़ों को भी हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो 11th में वो सारी चीज़ें तो जाननी जरूरी हैं जो हमने 10th में पढ़ा था आईसीएसई बोर्ड में, और सीबीएसई में भी था थोड़ा सा। और फिर इसके अलावा स्पेशली जो है स्ट्रेट लाइन के बारे में और जो नई चीज़ें हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कोशिश होगी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो वीडियो आपको समझ में आएगी, कायदे से समझ में आएगी, और उसका जो बेसिक डेरिवेशन और जो कुछ कंसेप्ट है उसका वो भी समझ में आएगा। अभी आज कुछ हम लोगों को क्लास लेने की वजह से और भी जो क्लासेज हम लोग की चलती हैं तो दिन में वीडियो नहीं बन पाई, आज अपलोड नहीं कर पाए वीडियो। लेकिन अभी रात के 12 बज रहे हैं तो मैंने कहा अभी बना लेता हूं, तो जिससे मैं सुबह में जो है समय से इसको अपलोड कर दूँ। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी ज़रूरत जगह जगह पे पड़ेगी और बहुत आसान है। और हमारी जो और वीडियो बनी है और टॉपिक्स पे कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो है बच्चों की, इधर क्योंकि सीबीएसई और आईएससी ने सेमेस्टर वाइज एग्जाम का पैटर्न कर दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब चैप्टर आ रहे हैं, तो सर एक वीडियो अपलोड कर दें आप इस पे भी। तो हमने कहा कि ठीक है, इस पे हम लोग जो है एक और वीडियो इस पे वीडियो हम बनाते हैं। बाकी जो प्लेलिस्ट बनाई गई हैं और चैप्टर्स की, उनके भी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, बनते रहेंगे और आप लोग को मिलते रहेंगे। आप लोग जो वीडियो मिले उसको अपने कॉपी में ऑर्डर से उसको देख के अच्छे से उसके नोट्स भी बना लीजिए, तो आपको फ़ायदा करेगा। और सारी वीडियो कंप्लीट होंगी, जो भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगी वो सबको हम कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। थोड़ा अब इधर लॉकडाउन खुल गया तो कोचिंग क्लासेज ये सब भी खुल गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो चलिए एक बार फिर से, मैं राकेश शुक्ला, मेरा यूट्यूब चैनल है डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर। अगर आप डेली क्लासरूम केवल करेंगे तो कोई और चैनल है शायद डेली क्लासरूम से इंग्लिश का, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर करेंगे तो आपको जो है ये फट से मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो हम लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा, तो उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, आज पहले उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है पढ़ा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोगों ने समझा था कि किसी प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है बेटा। किसी प्लेन में, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये दोनों लाइन कैसी हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को जो है हम एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को वाई एंड वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिस्टम के साथ, तो ये इस बोर्ड के प्लेन को, मतलब कि जिस भी प्लेन में ये है, बोर्ड के प्लेन की तो अपनी बाउंड्री है, जबकि एक्चुअल में प्लेन की जो डेफिनेशन है वो जो है उसकी जो बाउंड्री है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ के साथ वो
एक्सपैंड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो कहते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ कर दी गई, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में। अब आप लोग कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो छोटा सा पार्ट है इधर, और इधर ये देखिए यहाँ तक बड़ा पार्ट है, ये भी बड़ा है काफी, ये इतना ही केवल है छोटा। तो हमने कहा कि प्लेन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है। ये तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए अपना बोर्ड बनाया हुआ, यही लिमिट तक हमारे है। एक्चुअली में प्लेन तो इन्फिनिटी तक है, तो आप मान लीजिए कि वो इन्फिनिटी तक है, एरो जा भी रही है इन्फिनिटी तक, इसीलिए दोनों साइड में सब जगह एरो लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इनफाइनाइट डायमेंशन की तो प्लेन नहीं बना सकते, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो 4 इक्वल पार्ट हैं ये, ठीक है। और हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और ये पहला क्वाड्रेंट हमारा होता है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये आपको जो है सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, Q for quadrant, and it is the fourth quadrant, ठीक है। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चीजें हम लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ ली है। ओरिजिन चूंकि ये एक प्लेन है, तो एक प्लेन में जो है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है आपका, तो इसमें हर एक पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किसी प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एक्स वाई प्लेन में जो है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा। और कोऑर्डिनेट लिखने का सिस्टम आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग जो है एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो होगी वाई पॉइंट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले लिखा जाता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये सब आप लोग कॉपी में लिख लिया कीजिए, यहाँ पे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ये आपका एब्सिसा हो गया, कॉमा, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। पूरी स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे भी ABCD अगर आप लिखते हैं तो ए से पहले ए ही आता है, तो ए से एब्सिसा, और XYZ अगर पढ़ें तो पहले X आता है फिर Y आता है, तो पहले ए आता है फिर O आता है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एब्सिसा पहले वाले को बोलते हैं कि बाद वाले को। एब्सिसा ए से स्टार्ट होता है और ऑर्डिनेट O से, तो पहले ए ही आता है, इसलिए पहले एब्सिसा ही होगा, ऑर्डिनेट बाद में। जैसे पहले अगर ABCD पढ़े तो पहले X आता है, तो पहले X कोऑर्डिनेट ही लिखा जाएगा फिर Y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये पॉइंट आपने लिया, तो इसकी एब्सिसा के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे अगर x1 है वैल्यू, इसकी ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ का जो है ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x1 है, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और यहाँ से जो है हम लोग y कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे, ये y1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये आपको पता है कि हम y एक्सिस, ये देखिए y एक्सिस है, y एक्सिस के अगर राइट में है तो x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट में चाहे इधर हो कहीं पे भी हो, x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये देखिए पॉजिटिव ही रहेगा। और x एक्सिस के अगर ऊपर हो, तो चाहे इधर हो चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो, x एक्सिस के ऊपर है तो y पॉजिटिव रहेगा, x एक्सिस के नीचे चाहे इधर हो y निगेटिव रहेगा। तो ये आप देखिए x एक्सिस के ऊपर है तो y पॉजिटिव, y के राइट में है तो x पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। इसी तरह से इधर अगर आप हैं तो x आपका ओरिजिन के लेफ्ट में हो गए, तो मतलब इस एक्सिस के y एक्सिस के लेफ्ट में हो गए तो निगेटिव, और y पॉजिटिव रहेगा। इसमें पहले x निगेटिव फिर y पॉजिटिव, और इसमें जो है आपका x निगेटिव
एंड वाई भी निगेटिव, तो दोनों ही आपके निगेटिव हो गए, इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कोऑर्डिनेट का एक सिस्टम जो हाई स्कूल या उसके पहले तक में पढ़ लिए हैं, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। ये सारी चीज बहुत लोग ये भी नहीं जानते, तो आप ध्यान दीजिए। ओरिजिन क्या है, एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आप यहीं पे हैं, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखने को कह दिया जाए तो आपको पता है पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ का x1 ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और y1 पे मिला तो y1 हो गया। यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही ओरिजिन पे आएगा, और ओरिजिन पे ये दोनों ही 0 होते हैं, तो y भी यहाँ 0 है तो यहाँ y 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। पूरे x एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है ये -x1 है, यहाँ की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -x1 और कॉमा y हमेशा 0, क्योंकि ये प्योर x एक्सिस है तो इसमें केवल x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह जब y एक्सिस पे आप होंगे तो y एक्सिस पे प्योर y एक्सिस है ना, तो उसमें केवल y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे आप यहाँ पे हैं या यहीं पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ये y एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो होगा y1 के बराबर, लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये प्योर y एक्सिस है तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। तो पहले x ही लिखते हैं तो 0 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट y1, ठीक है। तो पूरे y एक्सिस पे कहीं पे भी रहे x कोऑर्डिनेट 0, और पूरे y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकता है अगर ओरिजिन पे पहुंच गए, और पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, और 0 भी हो सकता है ओरिजिन पे। तो ये एकदम बेसिक सी चीज थी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका था थोड़ा सा हमने आपको बताया, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक्स वाई एक्सिस क्या होती हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि एक प्लेन में या तो दो लाइनें जो है पैरेलल होंगी। किसी प्लेन में दो लाइन है या दो से ज्यादा लाइन है, तो हम दो लाइन को लेके सारी बात करेंगे अभी। तो या तो ये पैरेलल होंगी कि मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और या तो ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगी, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेन में अगर दो लाइनें हैं तो या तो वो पैरेलल लाइन हो सकती है या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, तो ये जैसे आपका ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई एक्सिस की तरह ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उससे मतलब नहीं। कुल मिला के ये कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी प्लेन में, किसी प्लेन में दो लाइन या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या तो वो पैरेलल हो सकती है, इसके अलावा कोई केस नहीं है, ठीक है। अगर एक ही प्लेन में है तो या तो वो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये भी माइंड में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं कि जो जो चीजें हमने पढ़ी, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा, आपने समझा उसको। तो अब हम लोग जो है किसी प्लेन में अगर दो पॉइंट आपको दिए गए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को हमने पढ़ा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन,
दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट कहाँ है, किसी प्लेन में। अब आपको हमने आपसे बताया किसी प्लेन में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब यहाँ पे किसी, जब तक अदरवाइज कुछ नहीं कहा जाएगा, आप यही प्लेन का मतलब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही प्लेन समझेंगे, ठीक है ना। मतलब एक्स वाई एक्सिस है और वो क्वाड्रेंट्स हैं, वो दो पॉइंट वहीं की, मतलब किसी प्लेन, उस प्लेन में होंगे। तो जब पॉइंट होंगे किसी प्लेन में तो उसका कोऑर्डिनेट भी दिया गया होगा, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, ये जो टू पॉइंट्स हैं इनका अपना कोऑर्डिनेट होगा। अब ये दो पॉइंट अगर हैं तो उनका कोऑर्डिनेट है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए, हालांकि डिराइव करके बता दे रहे हैं लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अब चूंकि 11th क्लास में है तो डेरिवेशन भी थोड़ा पता रहना चाहिए। ये हमने जो है ये दो पॉइंट लिए, ठीक है, ये P और Q, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, एक मिनट, डायग्राम थोड़ा सा सही बनना जरूरी होता है, समझाने में अच्छा लगता है उससे। चलिए पहले मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिए, यही लेंथ हमें फाइंड करनी है। और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहां पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बोला P एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द Q, और कहा गया है कि इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताइए। तो देखिए बहुत आसान है, हमें पता है कि यहां से जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले आएंगे, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। यहां का भी x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले आएंगे, ठीक है। अब x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आया, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से कितना होगा, x1 होगा, क्योंकि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, तभी x कोऑर्डिनेट x1 बनेगा। इट मींस इट इज x1, और ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी x2 होगी, तभी यहां का x कोऑर्डिनेट x2 है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये और ये आपका y1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का y कोऑर्डिनेट y1 है। और यहाँ पे भी जो है हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, और ये जब हम ले आएंगे तो ये यहाँ पे y2, ठीक है। और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, PQM बोल देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है PQM, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाएं, हम जरा एक मिनट वीडियो देख लें कि टाइम उसका खत्म तो नहीं हो रहा, उसको चेक कर लें। चलिए, नहीं खत्म हो रहा गौरव, चलिए। तो अब ये जो है आप इसको देखें, इसको ध्यान दें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें ये डिस्टेंस चाहिए जो कि 90 के अपोजिट है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है अदर टू साइड, राइट एंगल ट्रायंगल के अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। मतलब ये जो थ्योरम कह रही है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल PMQ वी हैव, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो अदर टू साइड्स PM है इसका स्क्वायर प्लस MQ है इसका स्क्वायर, ठीक है। और PQ ही डिस्टेंस है, PQ ही जो है इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको अगर हम D से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ D स्क्वायर भी लिख सकते हैं। PQ की डिस्टेंस D है तो D का स्क्वायर, क्योंकि PQ का स्क्वायर है। PM की बात करिए कितना है, देखिए यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है x2 है। कितनी है? x2 जो है ओरिजिन से ये पूरी डिस्टेंस है यहां तक, ठीक है। x1 केवल इतनी डिस्टेंस है, x1 यहीं तक की डिस्टेंस है। देख लीजिए इस डिस्टेंस से मतलब x2 से, ठीक है। अभी रुक जाइए, इसको रिप्रेजेंट करने का जो और बढ़िया तरीका होता है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है x1 और यहां से पूरा यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है x2। तो देखिए यहां से अगर इसे से बढ़ा दीजिए तो ये x1 है कि नहीं? तो ये x1 है, x2 से इतना माइनस हो जाएगा तो इतना ही बचेगा और इतना ही डिस्टेंस ये है और इतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो इस तरह से जो है आप देखिए x1 यहां से यहां तक है क्योंकि ये यहां से यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? x2 से ये x1 माइनस कर देंगे तो इतनी जो डिस्टेंस आपका आ रही है x2 माइनस x1 आ रही है, तो मतलब ये भी जो है x2 माइनस x1 हो जाएगा और इतना ही डिस्टेंस ये हो जाएगी तो ये भी जो है x2 माइनस x1 हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दरअसल ये जो फिगर इतना बन रहा है ये रेक्टेंगल बन रहा है। कैसे पता? ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये परपेंडिकुलर इस पे हमने ड्रॉ किया था, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, तो ये अपने आप ही 90 हो गया। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो x2 माइनस x1 ये है तो ये भी x2 माइनस x1 है। इसी तरह से y2 का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस y2 है और ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस y1 है। तो इस पूरे डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यही डिस्टेंस तो बची। तो इसका मतलब y2 से अगर y1 माइनस हो जाएगा तो ये y2 माइनस y1 आ जाएगा इतना। अगर ये y2 माइनस y1 है तो इसी के पैरेलल आ जाइए, ये भी y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि PM की जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 हो गई, MQ की जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 हो गई। PM की लेंथ x2 माइनस x1 और MQ की लेंथ y2 माइनस y1, ठीक है। तो PM की क्या है? x2 माइनस x1, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस MQ क्या है? y2 माइनस y1, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है हम हटाएंगे और रूट लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। हम लोग रूट के बाद नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू जो लेते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। मतलब इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आई, सपोज करो ये पूरा अंदर रूट के अंदर सॉल्व करने पे आ गया 9,
तो 9 का फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो केवल 3 लेंगे, -3 नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको डिस्टेंस दिया रहेगा तो उसको जरूर हम प्लस माइनस में लेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। तो इस तरह निगेटिव का यहाँ पे आपको कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव होना है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि रूट हमेशा जो सॉल्व करके निकालेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही निकालेंगे। गौरव टाइम चेक कर लो। तो इस तरह से जो है डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पे जो है ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो इवन नंबर है, 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पे अगर निगेटिव भी आता है, x2 माइनस x1 को सॉल्व करने पे निगेटिव भी आएगा, तो इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। चाहे x1 माइनस x2 करें, बस यही हो सकता है ना, ये छोटे बड़े अगर हैं, सपोज करिए x1 आपका 5 है, x2 आपका जो है 3 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस 5 आया, जो कि -2 है। और अगर x1 माइनस x2 करेंगे तो 5 माइनस 3 आया, जो कि जो है +2 है। अब देखिए x2 माइनस x1 किए तो -2 आया, x1 मान लीजिए गलती से आपने x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दिया तो +2 आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा साइन का। तो ये साइन का भी जो डिफरेंस है आ रहा है वो भी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं रखता है, क्योंकि जो भी आएगा डिफरेंस उसका स्क्वायर इवन पावर करनी है। तो इवन पावर करने की वजह से ये निगेटिव अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करें, क्योंकि जो फर्क पड़ता वो साइन का पड़ता, लेकिन वो भी इस स्क्वायर पावर की वजह से, इवन पावर की वजह से खत्म हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन हम लोग जो है जनरली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो आपको यही याद रखना चाहिए, कोई इस पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्लियर रहिए कि कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दें प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दें। क्लियर है बात। तो ये डिस्टेंस इससे निकलेगी, और रूट जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग ये नोट कर लीजिए, डायग्राम के साथ नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा ध्यान देने की होती है। मान लीजिए इसमें से एक पॉइंट जो है P सपोज कीजिए ओरिजिन पे, आपसे इन्होंने कह दिया एक पॉइंट आपका ओरिजिन ही दे दिया और एक पॉइंट आपका दे दिया कोई, कह दिया आप इनके बीच ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताओ। मतलब कुछ यूं समझें कि एक पॉइंट दे दिया ये और कह दिया ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बताओ, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस यही हुई, सपोज करिए यही ये पॉइंट। ठीक है, तो ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस है, तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, एक ये एक ये। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें 0 0 पता है। अब इस कोऑर्डिनेट जब ये 0 0 है, यही x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो ये तो 0 0 है, तो इसको हम केवल x y बोल देंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, नंबरिंग करने से बेटर है, क्योंकि ये जब 0 0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बस इसी फार्मूले को लगा देंगे, अंडर रूट x2 आपका हो गया x, y2 हो गया y, x1 y1 तो 0 0, तो x2 को हम लिखेंगे x, x1 हो गया 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, x माइनस 0 मतलब x, फिर स्क्वायर है, प्लस y2 हो गया y माइनस y1 0 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह से अगर किसी पॉइंट की जो है डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है, ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम, x और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम। ये इसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से बतानी थी, तो इसी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम है
रूट के अंदर और सॉल्व कर लेंगे, आपको डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो मतलब बड़ी क्लास में जैसे पहुंच गए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब होने जा रहे हैं तो फटाक से ये कर लिया, पूरा पूरा लिखने की जगह आपने चेक कर लिया अपना कि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। मान लो 3,5 की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, ये आपको दिया था 3,5 कोऑर्डिनेट, तो 3,5 दिया था, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, ये 25, 9 प्लस 25 आपने कर लिया, 34 हो गया, तो रूट 34 आपकी डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? तो ये सारी डिस्टेंस निकालना आपने सीख लिया है, फिर भी मैंने पूरा डेरिवेशन के साथ आपको बता दिया। तो वीडियो पॉज करके चीजों को नोट कर लें, समझ लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलिए बेटा, तो ये हो गया आपका जो है क्या, ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो डिस्टेंस फार्मूले की जो बात हुई, अब चूंकि आप लोग बड़ी क्लास में अब आ गए हैं तो उसके एप्लीकेशन की जो बात है उसको भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज हैं आपके, सभी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्टेंस फार्मूला लगा कि ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा कि ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा कि ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो आप बोल दीजिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों डिस्टेंस अलग अलग आ गई तो स्केलिन ट्रायंगल है। 2 साइड इक्वल आ गई, एक साइड डिफरेंट हो गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों साइड अलग अलग हो गई तो आपसे पूछ लिया गया कि जो है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है तो जो 3 डिस्टेंस आपने निकाला है उसमें जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अगर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में, रोम्बस के केस में सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हालांकि अब ये छोटी क्लास की बात होगी लेकिन समझ लीजिए, अगर आपको रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड डायगोनल शुड बी आल्सो इक्वल। Diagonals are also equal। डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होती हैं। अगर स्पेशली आपको रेक्टेंगल दिखाना है तो आपको चारों साइड निकालनी होंगी, ये सब कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और चारों साइड निकाल के आप देखेंगे कि ये अगर अपोजिट पेयर साइड्स के जो है वो इक्वल आ गए, ठीक है, अपोजिट पेयर साइड्स के इक्वल आ गए तो आप कहेंगे कि हाँ रेक्टेंगल की एक कंडीशन तो पूरी होगी कि अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए। साथ में अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ये डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट पता रहेगा, डिस्टेंस फार्मूले से ये वाली डिस्टेंस निकाल लिया, इसी तरह ये कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए। तब जो है अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, डायगोनल्स इक्वल हो गए, तब रेक्टेंगल होगा। केवल अपोजिट साइड इक्वल हो गई, डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम इस तरह से बनता है, आप लोग को पता है। तो इसमें जो है ये डायगोनल अनइक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स तो इसमें इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल अनइक्वल होती हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब 90 डिग्री होने की वजह से डायगोनल की लेंथ इक्वल हो जाती है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और साथ में यही सेम चीज चलती है
स्क्वायर के केस में स्क्वायर की भी डायगोनल इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, सारे वर्टिसेस दिए रहेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से सारे डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, सभी इक्वल आ जाएंगे, तो एक कंडीशन तो पूरी, साथ में डायगोनल भी इक्वल डायगोनल निकाल लीजिएगा। अब वो भी अगर इक्वल आ गए तब तो ये स्क्वायर होगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा। केवल चारों साइड इक्वल आ जाए तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं जब तक डायगोनल इक्वल ना हो। तो स्क्वायर होने के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और साथ में डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर केवल चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है ये ज्योमेट्रिकल फिगर में ये सारी चीजें आपने मतलब देख लिया, तो आप इससे जो है सारी चीजें कर लेंगे। डिस्टेंस निकालना आपने सीख लिया, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर का कुछ समझने के लिए। ये इसलिए कि स्कूली एग्जाम 11th में जैसे होंगे तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए नहीं तो हम ये मान के चलते कि ये सब आपको आता है, केवल फार्मूले का जिक्र कर देते, बस आगे बढ़ जाते, आपको केवल तब उतना ही रहता है। लेकिन थोड़ी सी बातें हम लोग कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग वीडियो हो जाता है इससे। चलिए आगे बात जो करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है बेटा? देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है। स्ट्रेट लाइन क्या बोल देते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन दरअसल होता तो लाइन सेगमेंट है, क्योंकि अगर एंड आपको पता हो गए दोनों तो फिर वो लाइन सेगमेंट हो गई। ये एक लाइन सेगमेंट थी जिसमें ए कोऑर्डिनेट, इसका ये फर्स्ट एंड जो था ए से रिप्रेजेंट किया गया, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया है। ये दूसरा एंड बी से रिप्रेजेंट किया गया, इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 दिया गया। ठीक है, तो आपको अगर ये कहा जाए कि इस लाइन सेगमेंट AB पे इंटरनली, मतलब इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट है एक C, और इस पॉइंट C ने जो है इस लाइन सेगमेंट AB को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पॉइंट C ने इस लाइन सेगमेंट AB को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 2 पार्ट? इस एंड से C तक की डिस्टेंस AC और इस एंड से C तक की डिस्टेंस BC। ये 2 पार्ट हो गए, AB के 2 पार्ट हो गए, AC प्लस BC। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरी AB आ जाएगी आपको। ठीक है ना? तो ये जो C ने AB को 2 पार्ट AC और BC में डिवाइड किया, तो इस लेंथ का जो रेशियो निकला, सपोज किया M1 और M2 निकला। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेंथ, ये भी लेंथ कुछ है, दोनों लेंथ को सिंप्लीफाई कर दिया, तो जो रेशियो मिला वो M1 रेशियो M2 मिला। मतलब C जो है इस लाइन सेगमेंट AB को 2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में? M1 एंड M2। ये 2 रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है तो कहा गया कि अगर पॉइंट C AB को M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हमने सपोज किया कि इसका कोऑर्डिनेट x है और y। ठीक है, x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है। ठीक है, तो अब ये x y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो M1 M2 रेशियो होता है, ये जो 2 पार्ट बन जाते हैं, इन्हीं की लेंथ का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब ये जो XY की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है, मैं अब डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दे रहा हूं। अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, जिससे 11th वाले टॉपिक पे पहुंचे। तो इस पॉइंट का जो M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये दोनों रेशियो को करस्पॉन्डिंग अपोजिट x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे।
मतलब पहले वाले रेशियो को देखिए, सी के पहले जो है वो पहला रेशियो, सी के बाद जो है दूसरा रेशियो। तो पहले वाले रेशियो को, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही तो एक्स एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे समझिए, पहले रेशियो को इस वाले एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे रेशियो को इस वाले एक्स, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा ना, ऐसे एंड ऐसे। तो इस तरह से याद रखिए कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कुछ याद रखने के लिए कि m1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 को x1 से। तो ये आप टेक्निक बस याद रखिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज टर्म m1 प्लस m2। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज, इधर वाला रेशियो उधर वाले y से और इधर वाले रेशियो इधर वाले y से, मतलब m1 y2 के साथ m2 y1 के साथ। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज तो रहेगा ही m1 प्लस m2। तो ये जो है x और y कोऑर्डिनेट हो गए उस पॉइंट के, जो पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट AB को रेशियो m1 m2 में डिवाइड करती है। पॉइंट C AB को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करती है। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x y की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, रेशियो दिया गया है और यही जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या निकला, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला जो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, अब जो है यहीं पे एक और बात कर लेते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में m और n रेशियो दिया हुआ है, तो जहां जैसा भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि पहला रेशियो दूसरे x से, दूसरा रेशियो पहले x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे अपॉन रेशियो का सम। इसी तरह y के केस में पहला रेशियो दूसरे y से, दूसरा रेशियो पहले y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं अपॉन रेशियो का सम। ठीक है, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पे थोड़ा सा समझ लें कि सपोज कीजिए जो C पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर C जो है AB का मिड पॉइंट हो गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। अगर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, if C is the midpoint of AB, then जब ये मिड पॉइंट है तो जितना AC होगी उतना ही BC होगी, देन AC इज इक्वल टू BC। अब जब AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा तो AC को चलो AC रहने दो, अपॉन BC भी तो AC के इक्वल है, तो फिर BC के लिए भी AC लिख दो, और ये m1 m2 अभी रहने देते हैं हम लोग। अब ये AC कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। मतलब ये कि m1 रेशियो m2 जो है वो 1:1 हो जाएगा। मतलब m1 की प्लेस पे भी 1 रखने जा रहे हैं, m2 के प्लेस पे भी 1 रखने जा रहे हैं। कब? when C is the midpoint of line segment AB। तो चलिए m1 को अगर आप 1 रख देते हैं तो if C is midpoint, अब किसका? AB का, then x इज इक्वल टू, यहां पे m1 की प्लेस पे भी 1 रखेंगे, m2 की प्लेस पे भी 1 रखेंगे। ठीक है ना? तो 1 इंटू x2 प्लस यहाँ m2 भी 1 है, 1 इंटू x1 अपॉन m1 m2 1 है तो 1 प्लस 1। तो ये देखिए x2 1 जा x2
प्लस x1 1 जा x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो ये जो हमें x कोऑर्डिनेट मिला, x कोऑर्डिनेट जो मिला वो x2 प्लस x1 अपॉन 2, या इसी को हम x1 प्लस x2 कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये अपॉन 2 है। तो x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, x1 प्लस x2 बाई 2। तो इसी तरह से हम y के केस में भी करेंगे और आपको मिल जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब आपका C मिड पॉइंट होगा, ऐसे केस में when C is the midpoint then x is equal to आपको क्या मिला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे m1 और m2 की प्लेस पे 1 1 रख दीजिएगा जैसे यहाँ पे हमने रखा, तो आपको y इक्वल टू मिल जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब मिड पॉइंट का केस आप कहीं देखें तो डायरेक्ट जो है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, दो पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं, ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इन दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है इनका सम अपॉन 2, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट का। अब दोनों पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट है y1 y2 उनका सम अपॉन 2 करेंगे तो इस पॉइंट का, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करूंगा। आप लोग जो है वीडियो रोक के जो है पॉज करके इसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, हाँ तो चलिए अभी जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये A था, ये 3 2 ऐसा कुछ था, ये B है, ये 6 6 1 और C जो है 2 3 ऐसा कुछ है, और कह दिया गया ए से मीडियन ड्रॉ कीजिए। तो ये मीडियन क्या होती है, मीडियन कैसे बनती है, मीडियन क्या होती है बेटा, मीडियन ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करती है। मीडियन जो है ऐसी लाइन सेगमेंट है जो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देती है। तो ये BC साइड लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, जब मिड पॉइंट लिया तो जितना ये उतना ये, मतलब ये 1 1 के रेशियो में डिवाइड हो गया। BC लाइन सेगमेंट को P जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अभी मिड पॉइंट वाला हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, तो उससे P कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। तो क्योंकि मीडियन का केस है तो ये मिड पॉइंट होना जरूरी है। अब मिड पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिए तो ये मीडियन बन गई। इसी तरह से AC के मिड पॉइंट को हम B से ज्वाइन कर दें तो ये मीडियन बन जाएगा। इसी तरह से इधर से। तो देखिए ये जो है P का जो कोऑर्डिनेट है, अगर हमें बताना है तो P का कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बिकॉज AP इज ए मीडियन, इन दिस केस P शुड बी मिड पॉइंट ऑफ BC। तो P जो है मिड पॉइंट होना चाहिए BC का। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना हो तो कैसे बताएंगे, x कोऑर्डिनेट बताने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे। ये देख लीजिए x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कैसे बताया जाता है, दोनों के x को ऐड करके अपॉन 2, दोनों के x का मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2 ये x कोऑर्डिनेट निकल आएगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसी को 8/2 मतलब कि 4 और ये 4/2 मतलब कि 2। तो इस तरह से जो है P का कोऑर्डिनेट आपको 4 2 पता चल जाएगा। अब अगर ये कहते हैं कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मीडियन, तो लेंथ भी निकाल लेते। आपको A का कोऑर्डिनेट पता ही है, P का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते, आपको इसकी लेंथ आ जाती। तो इस तरह से जो है आप यूज कर लेंगे।
दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम एक और मीडियन ड्रॉ कर दें, ठीक है, इसको क्यूब बोल दो आप, तो दो या तीनों मीडियन कॉन्करेंट होती है, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये हमें पता है कि 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये जो रेशियो 2:1 होता है, 2:1, ये जो रेशियो होता है, 2 वाला जो पार्ट है वो वर्टेक्स साइड से लेते हैं सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, और ये जो 1 है ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, बेस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे वर्टेक्स, जैसे इस वाले मीडियन के केस में वर्टेक्स ही है, तो यहां से यहां तक 2 होगा, फिर यहां से यहां तक 1 होगा, सब में सेम रेशियो रहेगा। तो ये हमें जब रेशियो यहाँ का पता हो गया, ये आपको पता ही है, ये पता है यहाँ का कोऑर्डिनेट ये आपने निकाल लिया है 4,2, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया, ये m1 ये m2 रेशियो हो गया। इसकी हेल्प से ये g का कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, ठीक है ना। अगर यहीं पे आपको निकालना हो तो ये आपका 2 जो है m1 के करस्पॉन्डिंग है, 1 जो है m2 के करस्पॉन्डिंग है, और इसकी हेल्प से आप कैपिटल G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैपिटल G का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपका जो काम करेगा, ये x1 y1, ठीक है, ये जो काम करेगा वो x2 y2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हमने आपसे कहा था, क्योंकि स्टार्ट इधर से हो रहा है m1 m2, तो ये वाला m1 जो है इधर वाले x से x कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, इधर का रेशियो इधर के x से, इधर का रेशियो इधर के x से, तो 2 into 4 प्लस ये रेशियो इस वाले x से 1 into 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 2 + 1, तो 8 और ये 3 1 जा 3 और नीचे 2 + 1 3, तो 11/3 हो गया यहाँ का x कोऑर्डिनेट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ये रेशियो इस वाले y से, तो 2 into 2, ठीक है, 2 into 2 प्लस ये रेशियो इस वाले y से 1 into 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो 2 + 1, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3, 6/3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 11/3 एंड y कोऑर्डिनेट जो है 2 आ जाएगा। तो याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज, कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो रेशियो होता है, सेंट्रॉइड जिस रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है वो रेशियो 2:1 होता है। अब देखिए ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, ये आपको अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा कि आप हाई स्कूल में तो आता है, लेकिन जो है अभी क्या है कि इसका बीच बीच में एप्लीकेशन रहेगा कि आपको निकालना आना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये रेशियो आपको पता रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका कंसेप्ट है, तो आप उसको अगर वो कहीं दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको सही चीज पता है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है हमने बताया आपको कि किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली कोई पॉइंट डिवाइड करता है m1 m2 रेशियो में, तो उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से निकालते हैं। अगर वो मिड पॉइंट पे है तो फिर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा अब आ जाते हैं जो है हम, अब ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आप लोग जो है देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो
अब 11th-12th में जाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा जो आप लोग मटर गश्ती करते रहे हो, ठीक है ना, तो वो कम कर दीजिए। उन बच्चों को स्पेशली ये चीज समझ लेना चाहिए जो लापरवाही कर रहे हैं। वो 11th में आप सुने ही होंगे कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूल एग्जाम जो होते हैं फाइनल में। बहुत सारे लोग मतलब हाफ ईयरली तो फेल ही हो जाते हैं, फाइनली किसी तरह से थोड़ा सा डर के मारे मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। वो मान के चलते हैं कि अरे 11th से क्या मतलब है, कुछ खास मतलब तो है नहीं, बस पास होना जरूरी है। लेकिन बेटा अगर आपका कुछ टारगेट है कि हमें 11th में जो है अच्छा करेंगे अगर आप, तभी अगर आपका मान लीजिए इंजीनियरिंग साइड में जाने का है या आगे चल के बीएससी भी करना है अगर साइंस से, तो एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, तो भी जो है ये जो चीजें बताई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप समझ ही रहे हैं कि अब आप 11th-12th में आ गए हैं, तो हाई स्कूल तक तो चलिए आप बच्चे हैं, 11th-12th में आप अपने अंदर मेच्योरिटी लाइए, क्योंकि कंपटीशन इसके बाद आपको देना रहता है। 12th में आप आईआईटी के फॉर्म भरेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी और भी स्टेट इंजीनियरिंग की जो भी आपको और अवसर मिलते होंगे वो देंगे। तो ये सब चीजें अच्छे से समझते चलिए। पढ़ाई में बस मन लगा कि आपने लेक्चर को सुना, उसका एक शॉर्ट नोट बनाया और उसको फिर एक्सरसाइज पे अप्लाई करना शुरू किया, बस इतना ही करना है। पहले आप अपने 11th-12th के कोर्स को जो है अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से लगा डालिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप जिनके यहाँ जो लोग आईएससी में जो है एमएल अग्रवाल लग रहा है या मल्होत्रा सर की बुक है यश चांद पब्लिकेशन की, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो है स्पेशली पहले एनसीईआरटी जरूर लगा लें, क्योंकि एनसीईआरटी के 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन वही 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वो तमाम चीजों को ऐसे पकड़े रहते हैं कि अगर वो 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके पास है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो वो गागर में सागर भरने जैसी चीजें हैं। और उसके जो है आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के अच्छे क्वेश्चंस भी आप लगाएं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे बच्चे हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी बुक हैं, आप आर.डी. शर्मा लगाना चाहें लगाएं, आर.डी. शर्मा को लगाएं, और भी जो पब्लिकेशन आपके पास स्कूल में जो भी कहा गया हो जो उनको लगाएं, ठीक है। केसी सिन्हा सर की लगाएं, बहुत अच्छी बुक है। तो टेक्स्ट लेवल के लिए सारी चीजें बुक आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का ये है कि आप पहले बेसिक चीजों पे जोर दीजिए, ठीक है। और जब बेसिक चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप जो है जो टफ क्वेश्चंस होंगे उनको सही ढंग से उनका अप्रोच कर पाएंगे। और जब सही ढंग से अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है, तो सही अप्रोच ही आपने किया थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, तो आप उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से लगा डालेंगे। और नहीं तो फिर आप बड़ी बड़ी कोचिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, आपको बेसिक आता नहीं, आप भीड़ में कोचिंग के बैठे रहिए, ठीक है, और आराम से सुनते रहिए। भाई 100 लोगों की क्लास है, उसमें 2 लोगों का सिलेक्शन होना, 98 बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। कारण है कि बच्चे अपने को अपना एनालिसिस नहीं करते। और कोचिंग क्लासेस में आप जाते हैं तो फिर कोचिंग क्लासेस भाई वो उनको अपना खर्चा भी निकालना है, अपने स्टाफ का खर्चा निकालना, तमाम चीजें हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। भाई आप उनके यहाँ जाइए, उनके लिए तो जरूरी है, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें मन से। तो आपको जो है कुछ नहीं करना है, बस जो आदमी आपको कोई टीचर ऐसा है जो बेसिक चीजें आपको बता रहा है, बस आप उसको केयरफुली सुनिए, समझिए, फार्मूले और उसका कंसेप्ट कॉपी में नोट कीजिए। बिना नोट्स बनाए जो पढ़ता है वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता है। कहीं कोई एक्सेप्शन हो तो वो आप छोड़ दीजिए उनको। सारे अच्छे लोग जो है नोट्स बनाते हैं, और एक्सेप्शन को फिर वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं उनको छोड़ दीजिए, वो भगवान की देन है, गॉड की उनके ऊपर अलग कृपा है, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको नोट्स रखना ही रखना है। आप ये वीडियो देखिए, अब वीडियो देखने के बाद दोबारा रिप्ले करिए, उसको दोबारा चलाइए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट करते हुए कॉपी में चैप्टर का नाम डाल दीजिए, उनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ध्यान देने वाली चीजें नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज लेके बैठ जाइए। देखिए दिन भर बकवास करने से, दिन भर दोस्तों से बिना मतलब चैटिंग करना, ये सब करना, वो सब करना, बेटा ये सब बकवास है।
आप इधर उधर चक्कर में पड़े रहते हैं। तो अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको प्रभावित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर जो है आप लोग जो करते हैं ना वो टाइम आपका खा जाता। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो सबसे कीमती चीज है, टाइम है। उस टाइम का सदुपयोग कीजिए, फट से आपका सिलेक्शन होगा और जाइए फिर मस्ती से अच्छी जॉब करिए, अच्छी जगह अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करिए, अच्छी जॉब कीजिए, फिर मस्ती कीजिए। आपके पास फिर ऑप्शन है, फिर चुनेंगे, आपके ऊपर है। लेकिन अभी आप करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं, जहाँ पे लटका दिए जाएंगे वहीं लटक जाना पड़ेगा, फिर सब मस्ती ढीली हो जाएगी। ये सब अभी तो एज है, सब समझ में मस्ती समझ में आती है। उसके बाद जैसे आपको रियलिटी में लाइफ आने लगती है, ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद फिर अगर आप बेरोजगार रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है बेटा। इसीलिए जो है आपको ये अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सेक्शन फार्मूले की और बात कर लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे जरूरत पड़े। अभी क्या है कि ये 2 पॉइंट्स थे, ए बी, x1 y1 एंड दिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2। और अभी तक क्या था, जो पॉइंट सी इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता था वो इंटरनली डिवाइड करता था, मतलब पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट पे ही कहीं होता था। अब सपोज कीजिए वो जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये है पॉइंट सी। इसी लाइन को एक्सटेंड जब आपने किया, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी को जब आपने एक्सटेंड किया बी साइड में, तो ये पॉइंट सी मिला। ये पॉइंट सी ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रही है, लेकिन एक्सटर्नली डिवीजन इसको बोलते हैं। इसी लाइन सेगमेंट के एक्सटेंशन पे ये मिल रहा है पॉइंट सी। तो हम कहेंगे ये जो है सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो आप पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 के रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताओ। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई अगर आप सपोज कर लेंगे तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फिर निकलेगा कैसे, तो वो ध्यान दीजिए। अभी जब हम लोगों ने ए बी पॉइंट लिया था और ये कहा था कि पॉइंट सी है वो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमने कहा था कि ये c क्या है, इस एंड से c की डिस्टेंस, c ही डिवाइड कर रहा है तो c की डिस्टेंस दोनों एंड से लेते थे। इस एंड से c की डिस्टेंस AC और फिर इस एंड से c की डिस्टेंस BC, और यही लेंथ को सिंप्लीफाई करके हमें m1 m2 रेशियो मिलता था, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही करेंगे, इस एंड से C की डिस्टेंस AC अपॉन इस एंड से C की डिस्टेंस BC, यही रेशियो जो है m1 m2 यहां पे भी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज। और यहां पे क्या था, इन दोनों का सम जो है AB के इक्वल था, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। और यहां पे ऐसा है क्या, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ऊपर वाला हमें जरूरत है, ऊपर वाले को हम याद रखेंगे। मैं केवल आपको इसमें यह समझाना चाहता था कि C डिवाइड कर रहा है, हम लोग दोनों एंड से C की जो डिस्टेंस लेते थे उसी का रेशियो ये होता था। तो एंड A से C की डिस्टेंस AC और एंड B से C की डिस्टेंस BC, और इसी को m1 रेशियो m2 बोलते हैं। तो ऐसे में जो C का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, तो x का जो वैल्यू निकालेंगे सेम उसी पैटर्न से हम लोग पहला वाला रेशियो दूसरे वाले x से, मतलब m1 x2 माइनस अब कर देंगे, अभी तक हम लोग प्लस करते थे, और दूसरा वाला रेशियो पहले वाले x से m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और इसी तरह से y2 का जो y निकालेंगे
m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से बस सेम फार्मूला है, यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट किसी गिवन लाइन सेगमेंट को, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर उसका रेशियो दिया है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, वो इस फार्मूले से निकाला जाएगा। यही फार्मूला पहले भी आपके पास था, बस दोनों जगह प्लस था, अब दोनों जगह माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं पे आएगा तो हम लोग जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो ये सारी चीजों को करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस पे कोई न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो अपने से आप ले लीजिए। मान लीजिए ये 2 1 है, ठीक है, और ये जो है 4 1 है, और यहां पे चले गए तो 6 1 कह लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका है, सॉरी 6 1 कह रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट तो हमें बताना है, ठीक है। और ये जो रेशियो है टू इज टू 1 ही रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। 2 इज टू 1 रेशियो आपको दिया गया है कि पॉइंट सी जो है ए बी को 2 इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है। ये रेशियो है कैसा, एक्सटर्नली, then find the coordinate of C. Point C divide AB line segment in the ratio 2:1 externally, then find the coordinate of point C. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट C का निकलेगा, m1 2:1 रेशियो है, पहला रेशियो दूसरे वाले x से, दूसरा x क्या है 4, तो पहला रेशियो 2 × 4 प्लस दूसरा रेशियो पहले वाले x से, पहला x ये है, x1 ये है 2, तो दूसरा रेशियो 1:2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 2 + 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला रेशियो दूसरे वाले y से, y2 मतलब कि 1, 2:1 प्लस दूसरा रेशियो पहले वाले y से, मतलब ये भी है 1 ही, अपॉन सम ऑफ रेशियोज। ये 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 3, ये 2 + 1 3, 3/3 1, एंड ये हो जाएगा 8 + 2 10, 10 अपॉन 3। तो ये x कोऑर्डिनेट तो 10/3 और y कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया। तो ये जो है आपका हो जाएगा 2:1 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा। अब देख लीजिए AC अपॉन BC, तो AC जो है x कोऑर्डिनेट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 10/3 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही है, मुझे लगता है 2:1 का जो रेशियो लिया गया है, ठीक है, तो क्या मिस्टेक हो रही है, पहला रेशियो दूसरे वाले x से, तो दूसरा x आपका 4 है, 2 × 4 प्लस दूसरा रेशियो, सॉरी
दूसरा रेशियो पहले वाले x से ये भी सही है, 8 + 2 10 हो गया अपॉन सम ऑफ रेशियोज, ठीक है, ये 10/3 आ रहा है, ठीक है। हाँ, मिस्टेक तो हो गई है, मिस्टेक क्या हुई वो समझ में आ गई। ये फार्मूले में आपको ध्यान, एक्सटर्नली डिवीजन का केस है तो प्लस नहीं लगाना है, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं आ रही थी तो मुझे डाउट हुआ, ये हटा दीजिए बेटा, आपको मैंने अभी समझाया था, खुद ही मैंने मिस्टेक कर दी। ये फार्मूले में देखिए माइनस है, माइनस लगाइए, यहां पे भी माइनस है, माइनस लगाइए, ठीक है। और तो 8 - 2, 8 - 2 2 - 1 1, यहाँ पे 2 - 1 अपॉन 2 - 1, ये भी 1, तो ये 2 - 1 1, 1/1, तो ये तो 1 ही आएगा। 8 - 2 6, 6/1 6 आएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से x = 6 और y = 1। तो अब सही है, आप AC देख लीजिए, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सब जगह 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे में AC डिस्टेंस सीधे यहां से यहां तक के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही होगा। तो वहां का x कोऑर्डिनेट 6 है, ये 6 है, और y कोऑर्डिनेट 1 मिला, तो ये 6 है, x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 हो गई। तो AC 4 हो गई अपॉन BC की बात करिए, BC यहां से यहां तक के x का डिफरेंस, यहाँ x है 6, यहाँ x है 4, तो इनका डिफरेंस 2 हो गया, तो BC जो है 2 आ जाएगा। अगर इनको कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब 2/1 रेशियो देखिए आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये आंसर सही है। तो क्या मिस्टेक हो गई थी, ये प्लस लगा दिया था, ये जबकि माइनस होना चाहिए, तो वही आदत पड़ी रहती है हमेशा प्लस वाली, तो इसको आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि किसी लाइन सेगमेंट AB को, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, कोई पॉइंट से एक्सटर्नली डिवाइड करता है 6:1, अगर C डिवाइड करता है M1 M2 रेशियो में, जो कि 2:1 दिया गया है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट जो है आप कैसे निकालेंगे, ये हमारी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस फार्मूला याद रखना है और आपको वैल्यूज पुट करनी है इसमें। ओके, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ध्यान में रखेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो रेशियो दिया जाता है दोनों एंड से, लाइन सेगमेंट तो केवल AB थी, इसको एक्सटर्नली C डिवाइड कर रहा है, तो पहले वाले एंड से C की डिस्टेंस AC, दूसरे वाले एंड से C की डिस्टेंस BC, इन्हीं के रेशियो, इन्हीं के डिस्टेंस के सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रेशियो मिलता है उसी को M1 M2 रेशियो कहते हैं। तो किसी एग्जांपल के लिए हमने इसको 2:1 ले लिया। वैसे तो ये x1 y1 x2 y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि x y हमने माना था, M1 M2 रेशियो है, तो ये x y कोऑर्डिनेट का फार्मूला है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया कि सपोज करिए A कोऑर्डिनेट जो है ये है, B कोऑर्डिनेट ये है, और C कोऑर्डिनेट आप बताइए, जबकि रेशियो जो है 2:1 है। तो C कोऑर्डिनेट हमने जो है निकाल लिया, ये xy जो कि 6:1 आ गया, ठीक है। इसी फार्मूले में रख के तो हमें जो है C डिस्टेंस, C का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अगर हम चेक करना चाहें तो AC डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC डिस्टेंस निकाल लीजिए, आप चाहे डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लीजिए AC BC डिस्टेंस, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही रेशियो आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अभी जो है हमने आपको रेशियोज की बात की। अब रेशियो अभी तक दिया रहता था, अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तब आप लोग कैसे करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो
तो देखिए हमने आपसे कहा था कि x1 y1 और ये b है x2 y2, ठीक है। और इसमें पॉइंट C जो है ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, इसका कोऑर्डिनेट xy हम लोग निकालना सीखे, ठीक है ना। तो इसमें हमने कहा कि ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिए रहेंगे, m1 m2 रेशियो दिया रहेगा और xy फाइंड करना होगा। अब अगर कहीं आपको रेशियो ही पूछ लिया तो निश्चित रूप से जो पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट तो दिया ही होगा, मतलब या तो x की वैल्यू दी हुई होगी या तो y की, या तो दोनों दिया होगा, ठीक है। लेकिन जब ये अननोन हो जाएगा, रेशियो ही रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो ये दे देगा, मतलब इस पॉइंट में से एटलीस्ट किसी एक का कोऑर्डिनेट दे देगा, दोनों का दे सकता है लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक को तो देना पड़ेगा, अगर रेशियो रिक्वायर्ड हो जाएगा तब। तो हम लोग जब रेशियो रिक्वायर्ड होगा, रेशियो बताना होगा, तब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, ऐसे केस में लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी लेमडा इज टू 1, के इज टू 1, लेमडा इज टू 1, कुछ भी लिख दीजिए, बहुत लोग लेमडा को बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो स्मॉल के इज टू 1, ये रिक्वायर्ड रेशियो। रेशियो अगर हमें बताना है तो आप रिक्वायर्ड रेशियो को के इज टू 1 ले लीजिए। अब हमने कहा जब रेशियो ही रिक्वायर्ड है तो उस पॉइंट का जो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट दिया होगा, उस एक्स वाई में से किसी एक की तो वैल्यू दी ही होगी, दोनों देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक को तो देना पड़ेगा। तो और फार्मूला सब वही रहेगा, ये m1 का काम करेगा, ये m2 का काम करेगा। सपोज कीजिए ये आपका जो है 5 4 एक पॉइंट है और 2 -3 ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट यही था, दूसरा पॉइंट ये है। ये दो पॉइंट है, ये x पहला है तो इसको हम लोग x1 y1 भी कह लेंगे, ये दूसरा है तो x2 y2 कह लेंगे। और क्वेश्चन ये दे दे कि इफ पॉइंट फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which x axis divides line segment AB। लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले A है फिर B है, तो हम रेशियो भी m1 इधर से ही लेंगे, A साइड से, इधर m2 हो जाएगा। तो ये मान लिया ये है आपका, ये पॉइंट P मान लिया, और ये है m2 रेशियो, A से यहाँ तक m1 फिर B से यहाँ तक m2, ठीक है। और ये रेशियो हमने मान लिया है k:1, तो k:1 पहले साइड से ये k फिर ये m2 है 1, ठीक है। और हमें पता है, हमने आपको अभी शुरू में बताया था कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ का कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया, अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर रहा होता तो x 0 होता, y कुछ न कुछ होता।
ठीक है, तो x तो होगा, y 0 होगा, तो आप ये अपने से ले लेंगे तब, तो आपको y तो नोन हो गया ना, तो y वाला फार्मूला लिखिए और y की वैल्यू दी है रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये सारी स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा। आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये सब लिख लेंगे आप कि माना रेशियो k:1 है और ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है, इस ए बी के बीच में ही तो है ये पॉइंट, तो फॉर्मूला लिख देंगे फट से। y वाला फार्मूला क्या है, y वाला फार्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y कोऑर्डिनेट है क्या, 0 है, 0 रख दिया। m1 माने पहला रेशियो k लिख दिया। y2 क्या है, ये देखिए y2 -3 है, -3 प्लस m2 क्या है, m2 जो है 1 है, y1 क्या है, y1 वो है आपका 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो k:1। k:1 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -3k, ये +4, ठीक है। अब जो है -3k इधर लाइए तो +3k हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है कोई मतलब नहीं, 4 है, तो k:2 जो आपका आ जाएगा, ये 3 इधर डिवीजन में चला जाएगा, 4/3, तो k की वैल्यू आपको आ गई। तो जो रेशियो था वो k:1 था, तो k क्या था, 4/3 रेशियो 1। अगर दोनों को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी 3 से कर दीजिए, इसको भी, ऐसा करने से ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये 3 × 4/3 रेशियो 1 × 3, इधर भी 3 से किए, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 × 1 = 3, तो 4:3 रेशियो आपको मिल गया, तो 4:3 ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रैक्शनल आ जाए अगर k की वैल्यू तो यही रेशियो हो जाता है। अगर फ्रैक्शनल नहीं आता, मान लो केवल 4 आया होता तो 4:1 हो जाता, ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल आ गया तो k की वैल्यू जो फ्रैक्शन में आई आंसर भी वही हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको रेशियो पूछते हैं तो आप ऐसे जो है रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये वीडियो काफी अब बड़ी हो चुकी है। हमने आपको लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करना, ये सारे एक्सटर्नली इंटरनली डिवीजन बताए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का सिस्टम समझाया, डिस्टेंस फार्मूला समझाया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ट्रायंगल के एरिया और ये सारी चीजों को समझते हुए फट से 11th वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आपको हमें लगता है कि ये सब चीज समझ में आई होगी, और हम अगला टॉपिक जब खत्म कर लेंगे तो हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करा लेंगे, लेकिन आप लोग अपने बुक के सिंपल, इसमें तो चीजें सिंपल रहेंगी, केवल इसको यूज करना पड़ेगा 11th में, आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए हमने बताया। लेकिन फिर भी आप इसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनका एप्लीकेशन कैसे होगा वो आपको हम बताएंगे। आप देखेंगे ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे कि ये यूज हो रहे हैं जगह जगह पे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब उम्मीद हम करते हैं कि अगर आपको पसंद आई होगी तो हम लोगों की इस कोशिश को आप जो है जरूर समर्थन देंगे, और अपना आप जो है प्यार हम लोगों पे भी रखिए बेटा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट जरूर करिए। कमेंट से ही हमें हमारी कमियां पता चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अब वीडियो के सामने हम लोग कैमरे के सामने जो बोल रहे हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें क्या है, कैसे है, थोड़ा हम कैसे डिलीवर कर पा रहे हैं चीजों को, तो वो अगर हमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जब देखेंगे, समझेंगे और उसमें बताएंगे कमेंट में, तो हम उसमें सुधार करेंगे, तो आपके लिए वीडियो जो है अच्छे वीडियो और बन पाएंगे, उससे इससे भी अच्छे वीडियो बन पाएंगे। तो आपके कमेंट के इंतजार में हम लोग रहेंगे, और आपको ये काम क्या करना है, अच्छे से इसके नोट्स बनाना है, आप प्रैक्टिस करनी है, और अपने फ्रेंड्स को जो है अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग को अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग आप लोग के लिए अच्छी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है कि डेली क्लासरूम, चैनल का नाम है डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर, तो उसी के हिसाब से क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है, तो सारे टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन चैनल के नाम के हिसाब से ही हम चलेंगे, और आप लोग को पेशेंसली जो है ये देखना पड़ेगा वीडियो को, लेकिन आपके लिए निश्चित रूप से यूजफुल होगी।
आप अपने बुक के एक्सरसाइज को आप इनकी हेल्प से लगाएं, और आगे भी हम अपने जब डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में, तो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा वीडियो। कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप सारे कंपटीशन ये सबके भी क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।